आ गया ना। चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन सर जीके वाला 2.0 में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यहाँ पर चल रही क्लास 6 to 12 की NCERT की सीरीज़, जिसमें मैंने शुरू किया है क्लास 6 की साइंस की क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है भोजन के घटक। घटक का मतलब ये हुआ कि भोजन में हम लोग किस किस चीज़ को हम लोग प्रयोग करेंगे, तो उनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 की ओर, जिसमें पढ़ेंगे भोजन के घटक। घटक का मतलब समझते क्या होता है? घटक का मतलब भोजन क्या क्या चीज़ के रूप में प्रयोग हो सकता है, उत्पाद के रूप में होगा, है ना, किस फॉर्म में होगा, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग। क्या बोलना भी थोड़ा थोड़ा समझा ना। भोजन के क्या घटक, तो भोजन का कौन कौन सा घटक होगा, तो उसका हम लोग सूचीबद्ध तरीका से प्राप्त करेंगे। किस भोजन में कौन सा विटामिन आएगा, किस में कौन सा प्रोटीन आएगा, खनिज लवण क्या क्या चीज़ आएगा, कार्बोहाइड्रेट किस में आएगा, उनके बारे में हम लोग ठीक ठाक से पढ़ेंगे। चलिए तो ये है अध्याय नंबर 2, NCERT। उठ के पीछे जाओ। सब पीछे, सब पीछे, गिद्दी कर दिया वह पीछे। देखो, तो ये क्लास 6 का क्या है बोलो तो ये साइंस का है। अध्याय नंबर क्या है आपका? 2 है, जिसमें लिखा हुआ क्या? भोजन के घटक। तो भोजन के घटक हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाई इसके बारे में क्या कि भोजन कहाँ से आता है, ये था ना, भोजन कहाँ से आता है। हम लोग को देखा बहुत सारे जानवरों से आया, पेड़ पौधों से आया, मधुमक्खियों से आया ना पूरा, तो इनके बारे में जाने। दूसरी बात ये कि पेड़ पौधे का कौन कौन सा भाग खाने वाला होता है, उनके बारे में पढ़े। किस में किस तरह का पदार्थ जो होता है खाने के लायक होता है, कौन सा नहीं होता, उनके बारे में ठीक ठाक से अच्छी तरह से जाने। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में होगी, आप वहां जाकर के अच्छी तरह से देख सकते हैं, बखूबी रूप से समझ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल में यदि आप नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा? खाद्य पदार्थों की सूची, पता है ना कौन कौन सा चीज़ होता है, उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त किए। और ये होगा कि भोजन आया कहाँ से, मतलब ये इसका क्या था, आया मतलब क्या, उसका स्रोत ना, मतलब स्रोत को बोलेंगे। स्रोत का मतलब उत्पादन होता कहाँ से है, समझ में है ना। तो हम लोगों ने देखा कि जानवरों से भी भोजन का उत्पादन होता है, पेड़ पौधों से भी होता है ना। 2 ही चीज़ से होता है, ऐसे भी आसमान से कुछ गिर के आ गया नीचे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो चलिए हम लोग ठीक ठाक इसी तरीक़ा से जानने का प्रयास करेंगे। अब भोजन के फॉर्म में कौन कौन सा चीज़ हो सकता है? जैसे एक प्रकार के भोजन में हम लोग चपाती का मतलब रोटी होता है, समझ में है ना। चपाती, दाल और बैगन का भरता भी हम लोग खा सकते हैं, समझ में है ना। दूसरे चावल में है ना सांभर, भिंडी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में है ना कल के अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। तो ये सारे क्या, ये सभी देखो तो यहाँ पर क्या बोलो तो ये भोजन है। क्या ये भोजन? सांभर का मतलब वो खाने वाला होता है, अरवा चावल का बना होता है पूरा, मेरे भक्का टका से नहीं होता है, इडली सांभर डोसा उसी प्रकार से होता है, समझा ना। तो ये होता है, तो इनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। और देखो ये एक खाना परोसा हुआ है, दिखाते ना आपको ना, तो ये भोजन का घटक हो गया, समझ में है ना। या देखिए पनीर दाल लगा हुआ है, पनीर मतलब मटर पनीर बना हुआ है, समझ में है ना। उसके बाद यहाँ दाल लगा हुआ है, ये क्या, ये रोटी रखा हुआ है ना, इसी को बोलते क्या, चपाती। ठीक है, चपाती वो रोटी को ही। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बहुत सारे खाने का जो वैरायटी होता है अलग अलग राज्यों में, है ना, अलग अलग तरह का होता है। अब जैसे हम लोग बिहार में इडली क्या लिट्टी चोखा आराम से खाता है। अब साउथ में चले जाएंगे, सांभर, इडली, डोसा, ये सब चीज़ उस तरफ बहुत प्रसिद्ध है, समझ में ना। तो उसी तरह से यदि आप पंजाब जाएंगे तो पंजाब में क्या होता है, जो खाने के लोग जो मतलब शौक से जो खाता है, समझ में है ना, तो वो उसका स्पेशल व्यंजन हो जाता है। तो वो है ना मक्के की रोटी और सरसों का साग,
अभी ना सरसों का सीजन चल रहा है, मकई, बाजरे की मकई की रोटी और सरसों का साग। अभी राजमा है ना, सरसों का साग, ये सब खाएगा। पूरे अन्य व्यंजन क्या हो गया, दही भी खाएगा वो लोग, लस्सी बहुत ज़्यादा पिएगा पंजाब वाले लोग सब। टमाटर रोटी में सरसों का साग कैसे खाता है? कैसे खाता है? अब अपना अपना शौक है, तुम भी खा के चिकन समझ में आया ना। अब आंध्र प्रदेश के लोग चावल खाएगा, अरहर की दाल खाएगा, है ना, देखो तो उसके बाद कुंदरू खाएगा, मट्ठा, घी, अचार, ये सब चीज़ें अलग अलग स्पेशल रूप से व्यंजक होता है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं हम लोग थोड़ा सर समझेंगे, एक एक चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे, तो पढ़ने के जो लायक होगा उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। अब बात बाकी जो नहीं है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का, है ना, पदार्थों में क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो खाने वाले पदार्थ में जो हम लोग खाते हैं वही हो सकता है, मतलब खाने वाले पदार्थ में क्या होगा, जो खाने के लायक होगा उसी को ना हम लोग खाते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं। जैसे इस प्रकार सामग्री में हम लोग, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपको बताए, तो इन्हीं सब का हम लोग यूज कर सकते हैं। स्पेशल रूप से आप चावल खा सकते हैं, सब्जी रोटी दाल खा सकते हैं, है ना, उसके बाद मटर पनीर खा सकते हैं, चिकन बिरयानी खा सकते हैं। सबका अलग अलग वैरायटी होता है, वेज और नॉन वेज के रूप में हम लोग उसको खाते पीते हैं। अब यहाँ आते हैं, अब जो चीज़ होता है, मतलब कुछ जंतुओं में मिलते हैं भोजन का अवशेष जो हम खाते पीते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बोलो उसका घटक कहते हैं, है ना। मतलब कच्ची सामग्री भी घटक के रूप में उपयोग हो सकता है। खाने के लिए कच्चा सामग्री क्या होता है, जो खाने कच्चा लगे, सब्जी कच्चा हरा भरा होता है, तो उनको भी हम लोग क्या कर खा सकते हैं। ठीक, तो अब देखो समग्र शरीर के लिए, है ना, कुछ कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। घटक का मतलब भोजन के अंदर जो मौजूद रहता है उसको घटक कहते हैं, जिस, है ना, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पोषक। तो पोषक का मतलब होता है पोषने वाला। क्या होता है, हाँ, पोषने वाला होता है। तो जो पोषता है उसी को बोलते क्या बोलते, तो पोषक। और उसमें जो तत्व जो मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। जैसे भूख लगता है ना, प्यास भी लगता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि यदि 1%, क्या पहले से पता ही है ना, 1% यदि पानी हमारे शरीर में, क्या बोले, तो पानी हमारे शरीर में यदि घट जाए तो हमें लगता है क्या, प्यास। क्या लगता है, प्यास। 1% अगर हमारे शरीर में, मतलब मान लीजिए कि अगर 100 लीटर पानी है, कितना है, 100 लीटर पानी है, तो 100 लीटर पानी में यदि आपका 1 लीटर पानी बॉडी से घट गया तो आपको प्यास का अनुभूति होगा, गला सूखने लगेगा, प्यास लगने लगेगा। समझ में आया ना। दूसरी बात, ये यदि आपका शरीर से या हमारे में किसी के शरीर से यदि 10% पानी यदि नीचे घट जाए तो उस व्यक्ति को पानी की वजह से मृत्यु हो सकती है, मर सकता है वो। समझ में आ रहा है ना, हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर, तो भोजन में जो घटक है ना, जो आवश्यक जो घटक होता है, जो मौजूद होता है, उन्हें हम लोग किस रूप में जानते हैं, पोषक तत्व के रूप में जानते हैं। पोषक का मतलब होता है जो हमें पोषता है, जो पोषने का काम करता है। यदि आप भूखा, हम लोग में से कोई यदि भूखा रह जाते हैं, तो भूखा रहने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर के मांसपेशी क्या होता है, अकड़ने लगता है। समझ में है ना, उससे एनर्जी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बैटरी डाउन हो जाता है। तो आप बोलेंगे कुछ, तो बोलने पर हंसेंगे तो हंसा नहीं जाएगा, तो अजीब तरह का फीलिंग्स होने लगता है। तब क्या करते हैं हम लोग, खाना खाते हैं ना, तो खाना जैसे ही खाते हैं तो हमारे शरीर को क्या मिल जाता है, पोषक तत्व मिल जाता है। तो पोषक तत्व के रूप में कौन कौन सा चीज़ होता है, तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में क्या मिलता है बताए कोई, ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन, आपको यही बताए थे कि प्रोटीन जो होता है ये बॉडी को, है ना, मेंटेनेंस करने का काम करता है, जो आवश्यक घटक होता है बॉडी को। उसके बाद वसा क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होगा कि बॉडी को चिकनापन, लाइटिंग करता है। समझ में आया ना। उसका विटामिन जो क्या होता है, हमारे शरीर के जो आवश्यक जो तत्व जो कमी होता है उनको क्या करता है, पूरा करने का काम करता है। खनिज और लवण से भी क्या होता है, ये भी हमारे शरीर का एक आवश्यक पोषक तत्व होता है, जिसके कारण जो होता है हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी के रूप में, है ना, संचित होता है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसके हमारे शरीर की आवश्यक को पूरा करता है। रुक्षांश का मतलब समझते हैं क्या होता है, रुक्षांश का मतलब खाली सिर्फ गिल्ला वगैरह खाने से नहीं होता है, समझ ना, कुछ सूखा भी कभी कभी खाना चाहिए। जैसे आप कैसे रोटी खाते, रोटी चोकर, रोटी है ना, रोटी, तो रोटी में चोकर होता है, तो उस चोकर में क्या होता है कि रुक्षांश पाया, क्या पाया जाता है, रुक्षांश। और वो रुक्षांश क्या करता है, हमारे शरीर में जो खाना होता है उसको पचाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और हमारे शरीर से एनर्जी मिलता है। पहले एक टाइम था, आज से 15-20-30 साल पहले, जो चोकर का रोटी बना के लोग, मोटा रोटी बना करके लोग खाता था। पहले आटा से छान लिया, छानने के बाद क्या होगा, उसका जो चोकर मिला था ना, मम्मी पापा को पूछना बता देगा कौन ज़माना था।
उस चोकर को रखता, फिर उसको फिर मोटर रोटी, उसको हल्का सा आटा मिला करके सानने के बाद उस चोकर रोटी से खाता था, उसी से शरीर में एनर्जी मिलता था। तो वो रुक्षांश हो गया, है ना। अब यदि आप मैदा समझते हैं ना, यदि आप मैदा का सिर्फ खाएंगे, रोटी हो या फिर पुआ हो या पकवान कोई भी चीज़ हो खाएंगे, तो पेट क्या करेगा पता है, उसको खराब कर देगा ये, क्योंकि उसमें रुक्षांश नहीं पाया जाता है। उसका जितना सा ऊपर का कण होता है वो निकाल दिया जाता है। समझ में है ना, मतलब गेहूं का ऊपर का छिलका निकल गया, निकलने के बाद जो बचता है बस वो मैदा बना देता है उसको, उसी को आटा नहीं बल्कि मैदा हो गया। और मैदा खाओगे तो पचेगा नहीं। कभी ऐसा महसूस किया है खाना पेट खराब हो गया है? नहीं हुआ है तो अब हो सकता है, पहले पता नहीं था, अब तो पता हो गया। चलिए, तो इसी को क्या बोलते हैं भोजन में? रुक्षांश। क्या बोलेंगे उसको? रुक्षांश का मतलब होता है कुछ ना कुछ सूखा तरह का, है ना। मोटा भी अनाज हम लोग खाना चाहिए, अगर नहीं खाएंगे तो पेट वगैरह खराब हो सकता है। तो हमारे भोजन में पोषक तत्व के रूप में कौन कौन सा घटक मौजूद होता है, पोषक तत्व मौजूद होता है, तो कौन कौन सा होता है बताएंगे? क्या क्या बताइए आप लोग। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और ये खनिज और लवण। तो लवण का मतलब होता है नमक, खनिज का मतलब होता है आयरन, लोहा, बहुत सारे मिलते हैं ना विटामिन वगैरह सब उसमें, तो ये सब हो गया। तो उसके अलावा जो होता है रुक्षांश, एक वर्ड था जो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में है ना। तो ये सब क्या होगा? ये सब भोजन के रूप में आवश्यक घटक होता है जो मौजूद रहता है भोजन में। समझ में आया ना? कोई दिक्कत बताइए। अब देखो, अब तो समझ, कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिखा हुआ है। ये कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है बताइए आपको, क्या देना बताइए? तो हमारे बॉडी में ऊर्जा देना। अब बताओ, यदि आप चावल खाएं, चावल शकरकंद जो मीठा टाइप का लगेगा, समझ में आया ना, तो उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का गोली भी मिलता है, जैसे खिलाड़ी वगैरह दौड़ता है ना, तो ज़्यादा थकान उसका महसूस होता है, तो उसे कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, वो इसीलिए जल्दी उसका ऊर्जा रिकवरी हो जाए। समझ में है ना। जैसे रनिंग कर रहे हैं या फिर धावक हैं या फिर क्या बोले कोई स्पोर्ट एथलीट है, तो उन लोगों को क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट उसको तत्काल के लिए ऊर्जा के लिए दिया जाता है। अब देखिए किस में कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में बताएं? तो मंड और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। पता, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाने के बाद हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगा, उसके बाद उसमें शुगर की मात्रा बढ़ सकता है ना, बीपी उत्पन्न कर सकता है, बहुत सारा समस्या होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है आवश्यकता से ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है कि शरीर में क्या होता है बोलो तो? मोटापा उत्पन्न हो जाता है। किसको? मोटा होना। अगर आप पतले हैं तो आप पतला से मोटा हो सकते हैं, लेकिन यदि आप मोटे हैं तो मोटा से पतला होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। समझ में है ना। तो अगर आप मोटे हो गए हैं तो आपको ऑटोमेटिक है कि बीपी हाई होगा आपका, ठीक है। उसके बाद शुगर ही बढ़ेगा आपका, समझ में है ना। तो शुगर जब बढ़ेगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। जब डायबिटीज हो जाएगा तो डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो शरीर को दीमक के जैसा खोखला कर देता है, समझ में है ना, वो लाइलाज हो जाता है। तो आप बताओ, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो किस रूप में संचित होता है? मंड और शर्करा के रूप में। इस बात को ध्यान में रखना, समझ में आया ना। आप थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं। हाँ, अब इसके लिए परीक्षण के बारे में बोला गया, किसके लिए क्या परीक्षण करेंगे? तो कभी कभी सवाल पूछता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, है ना, जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से है ना बन जाता है, उसका परीक्षण करके परीक्षण पूछता है। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे 3-4 आयोडीन की मिला दिया जाता है, तो उसका परीक्षण हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, देखो 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
ठीक है। कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा का ना विलयन क्या बोलते हैं उसमें भी मिल जाता है। यदि हमें किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड का मतलब स्टार्च, ठीक है। तो क्रियाकलाप मंड के परीक्षण के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कभी कभी ये यहाँ से सवाल पूछ देता है। तो रंग कैसा होता है, परीक्षण करते काला, लाल, पीला, इस प्रकार से सवाल पूछता है। तो परीक्षण के लिए समझो पहले किसका परीक्षण के बताइए, तो मंड का ना परीक्षण के लिए हम लोग कच्ची पदार्थ सामग्री की अल्प मात्रा में लीजिए तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालना। उसमें खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखना है, कौन कौन सा रंग परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, मतलब इस तरह का परीक्षण सवाल पूछता है कि किसके लिए क्या परीक्षण किया था, तो रंग कैसा, रंग कभी कभी रंग पूछ देता है। तो यह नीला, क्या यह नीला या काला हो गया है, यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो किसके लिए, तो मंड का परीक्षण करने के लिए उसमें तनु है, तो उसका विलयन में क्या करते हैं बोले तो आयोडीन मिलाते हैं ना। आयोडीन मिलाने के बाद उसका रंग कैसा होता है बताओ, तो नीला या फिर काला रंग का होता है। काला या नीला रंग होना ही ये दर्शाता है कि इसमें जो होता है कि मंड उपस्थित है। समझ में ना, मंड माने क्या, कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित रहता है हमारे शरीर में। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये सब सवाल परीक्षा में कभी कभी जो होता है आ जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान, ये बहुत सारी चीज़ है लेकिन उन्हीं को कवर करेंगे हम लोग जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मंड के देखो परीक्षण करा देखो, तो देखिए यहाँ पे आप आयोडीन लगाया है ना यहाँ पे, तो देखो स्टार चेक कर रहा है, चेक करने काला हो गया, देखो हल्का काला नीला दिखाई दे रहा है ना। तो ये मंड के परीक्षण के लिए ये दोनों बच्ची परीक्षण कर रहा है। समझ में है ना। अब देखते हैं प्रोटीन। आपको बताए थे कि प्रोटीन हमारे शरीर का एक आवश्यक घटक है जो हमारे बॉडी को, कोई अगर क्षतिग्रस्त हो गया ना शरीर का कोई भी अंग, तो उन्हें रिकवरी करने में हमारी मदद करती है। तो प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है, खाद्य पदार्थों के थोड़ी मात्रा में लेना है। अब देखो इनको कैसे कैसे परीक्षण करेंगे, किसका, प्रोटीन का। अब देखो ये प्रोटीन का परीक्षण कर रहा है, किसके कर बताओ, तो प्रोटीन परीक्षण के लिए कास्टिक सोडा लिया, कॉपर सल्फेट लिया है ना। कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट लेने के बाद अब यहाँ आते हैं, इधर देखते हैं प्रोटीन का बैंगनी रंग का हो जाता है। कैसा रंग का हो गया, तो बैंगनी रंग का जब प्रोटीन को पहचानने के लिए कास्टिक सोडा के साथ क्या मिलाया जाता है बताओ, तो कॉपर सल्फेट, ठीक है। कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट जब मिलाएंगे किसके, प्रोटीन को पहचानने के लिए, तो इसमें रंग कैसा हो जाएगा, इसका बैंगनी रंग का हो जाएगा। तो बैंगनी रंग का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या है बताइए तो आप लोग, कि प्रोटीन उपस्थित है। ये खाना पहचानने का तरीका होता है, तो प्रोटीन उपस्थित है, समझे ना, दर्शाता है। समझ में आया कुछ, रंग को पहचानना है, नीला, ब्लैक, कौन सा था, मंड का। अब बैंगनी रंग का क्या दर्शाता है, प्रोटीन, किसमें, प्रोटीन को पहचानने के लिए। समझ में ना। तो वसा के परीक्षण, वसा जो होता है हमारे शरीर में, ये भी एक प्रकार का क्या होता है बताइए, तो ऊर्जा देने का काम करता है। समझ में ना, ऊर्जा देने का काम करेगा और हमारे बॉडी में क्या करेगा, चिकनाहट उत्पन्न करेगा, तेली उत्पन्न करता है। समझ में है ना। यदि आप बूढ़े हो गए हैं तो फिर वसा काम नहीं करेगा शरीर में, खाएंगे बस पेट खराब हो जाएगा, बहुत दिक्कत वाली बात है। हमारा डायफ्राम काम नहीं करेगा, लीवर काम नहीं करता है, समझे ना, किडनी भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा, पेनक्रियाज भी काम नहीं करेगा ठीक से, गाल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर पाएगा, कोई चीज़ काम नहीं कर पाता ठीक ठाक से। क्या बुढ़ापा में चल जाएगा, 2-3 साल जिएगा, उसके बाद एक पैर बाहर में एक पैर कमरे में रहता है, तो क्या करेगा लोग। तो खाद्य पदार्थों की अम्ल है ना। अब इसको पहचाने, किसको, वसा को पहचानने के लिए अब यहाँ पे भी थोड़ा सा समझना है। प्रोटीन तो हो गया ना, अब देखो इससे क्या पहचानेंगे कि कागज पर है ना, देखो कागज पर तेल का धब्बा या खाद्य पदार्थों में उपस्थिति दर्शाता है कि उसमें क्या होता है, ये तो वसा है। जैसे हमने दूध है ना, तो उसको जब लोगे या फिर खस्सी वगैरह मीट वगैरह लोग खाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि सब दही भी लोग खाता है, तो खाने के बाद क्या होता है उसमें तेल जैसा हाथ में चिपचिपाहट लग जाता है, लगता है ना, जल्दी ठीक ठाक से जल्दी मीटेगा नहीं, तो सरफ से या साबुन से नहीं धोगे हाथ तो भी वो हटेगा नहीं हाथ से। तो वो क्या दर्शाता है, वो वसा होता है। वसा का मतलब हो गया अंग्रेजी में इसको फैट,
फैट का मतलब चर्बी, हाँ, इस टाइप का होता है। तो वसा पचाने के लिए अब एक पेपर लेंगे, उस पेपर में अगर उसमें क्या होगा कि तेल का धब्बा दिखाई देगा, तो तेल का धब्बा ऐसे दिखाई देगा तो हम लोग समझ जाएंगे इसमें वसा उपस्थित है। जब दूध आप लेंगे ना उसमें तो देखेंगे, दूध अगर गर्म कर लेंगे ठीक ठाक इसी तरीके से तो देखना यहाँ पर लग रहा है क्या कि तेल का धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है इसके अंदर में, देखे हैं, महसूस नहीं किए हैं? गर्म दूध को आ जाकर देखना, अभी क्या पढ़ता लिखता पगला सब, प्रैक्टिकल नहीं करता है। प्रैक्टिकल करना देखना चाहिए, मतलब साइंस को एंजॉय करके पढ़ने का चीज़ होता है, महसूस करके देखो, हर एक चीज़ साइंस है, समझ में आना। क्या हुआ? हाँ, पोल्ट्री भी मिलेगा, मुर्गा में सब नहीं मिलेगा उतना, खस में सबसे ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ देखो, हमने 3 पोषक तत्वों को पहचान करके देख लिया, किसका किसका बताओ तो, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। तो विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक को हमें क्यों आवश्यक होती है तो आपको पता ही है, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, है ना, टूटे फूटे अंग को मरम्मत करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? बॉडी में, है ना, निखारपन लाने के लिए दही खाइए, अच्छी तरीक़ा से आपको ठीक ठाक से बॉडी मेंटेनेंस बना हुआ रहेगा। दही खाने गला बढ़ जाता है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, समझ में है ना, थोड़ी देर पहले बात किए थे। तो है ना, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, तो पहले बता दिए थे, समझ में है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, हमारे मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। वसा शरीर में ऊर्जा, है ना, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है, समझ में है ना। हाँ, वसा क्या हुआ, खस्सी का चर्बी खाए मोटा पेट मोटा जाएगा, ये है ना, ये वाला मोटा हो जाएगा ज़्यादा खाने के बाद। अब देखिए, इतना सारा हो कार्बोहाइड्रेट, है ना, आप समझो पहले, कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त होती है, वसा सभी मिलती है, लेकिन सबका संतुलन हमारे बॉडी में अलग अलग रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि सर हमें भूख लगता है तो हम लोग जैसे ही खाना या पानी पीते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है कि लगता है कि चार्ज हो जाता है, होता है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब सारा खेल जब से अमाशय में जाता है ना, तो उसके अंदर में जो होता है म्यूकस नहीं, मतलब उसके अंदर क्या होगा इस तरीक़ा से, मतलब कि खाना का मतलब निकला हुआ रहेगा पूरा दांत का जैसा। तो ये क्या करेगा, इनको क्या करेगा, जितने भी सारी एनर्जी होता है ना उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, हमारे बॉडी को तुरंत सप्लाई वहाँ से मिल जाता है, समझ में ना। जितना आवश्यक चीज़ मिलेगा खाने में, जैसे शकरकंद खा रहे हैं तो ऊर्जा सबसे अधिक मिलेगा आपको, जो मिट्टी का गला हुआ चीज़ मिलेगा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मिलेगा, समझ में ना। जब मूली हो गया, आलू हो गया, अब ये गन्ना हो गया, ये पपीता, ये तरबूज है, ये आम है, ये मक्का है, तो ये सब चावल, गेहूं, बाजरा, तो चित्र कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। मतलब इन सभी चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में मिलता है। तो इन सब चीज़ों को खाने के लिए देखो, ये शकरकंद है, ये आलू है, ये गन्ना है, गन्ना देखा जाए ना, ये पपीता है, ये तरबूज है, ये आम है, ये मक्का है। तो मक्का में कच्चा मक्का खाइए आप, हाँ, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है। भुट्टा भून के, हाँ, समझ में आया ना। तो ये सब क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का ये सब क्या स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये स्रोत है। हाँ, यदि शुगर यदि हो जाए तो आपको ये सब चीज़ खाने के लिए ना आपको मना कर देगा, लगभग में जो मीठा चीज़ खाने का मना, चावल भी खाने का मना कर देगा आपको। गेहूँ आप खा सकते हैं, रोटी कोई दिक्कत नहीं है, कि रोटी में सबसे अधिक मात्रा में नुकसान से मिलता है, तो आपका पूरा पेट पूरा साफ रहेगा, पेट सफा, सब रोग दफा रहता है, हाँ, सारे रोग दफा। बाजरा खाइए, बाजरा रोटी। तो ये सब चीज़ क्या होता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट देने वाले स्रोत के रूप में प्राप्त होती है, समझ में आ रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट, अब देखो कुछ अन्य स्रोत भी है, अब तो इसको थोड़ा समझेंगे। ये मूंगफली है, सूरजमुखी का तेल है, नारियल तेल है, ये सरसों का तेल है, ये सोयाबीन का तेल है। तो ये सब जो होगा ना, ये सब हमें क्या करेगा, ये प्रोटीन देगा। क्या देगा, ये प्रोटीन दे सकता है। उसके बाद प्रोटीन के साथ साथ ये वसा का भी स्रोत माना जाता है इनको। तेल ना है तो वसा ऑटोमेटिक होगा,
ये सब क्या देखो, तो ये सब भी इनसे भी तेल प्राप्त किया जाता है। सूरजमुखी का भी तेल प्राप्त किया जाता है, सोयाबीन का भी तेल प्राप्त किया जाता है। लेकिन सोयाबीन का जो ना, वो जो सोयाबीन बड़ी जो हम जो खाते हैं, जो उनका तेल निकालने के बाद जो कचरा बचता है, उन्हीं को बड़ी के रूप में उपयोग करता है। कचरा है सर तो क्या वही खाते हैं, उससे अच्छा है। मतलब उसी का फॉर्म में रहता है, कचरा नहीं, मतलब सोयाबीन बड़े तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको बनाते हैं हम लोग। हाँ, अब देखते हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब देखो, ये मांस है, ये मछली है, ये मक्खन है, ये दूध है, ये घी है, ये अंडे है। तो ये वसा के कुछ स्रोत है जो पादप है, कुछ जंतु का भी है। समझ में आ रहा है ना? मछली जंतु ना हो गया, मांस ये भी जंतु से मिलेगा, घी ये भी जंतु से मिलेगा, दूध ये भी जंतु से मिलेगा, मक्खन ये भी जंतु से मिलेगा, अंडा ये भी जंतु से मिलेगा। तो वसा के कुछ स्रोत पादप भी हो सकता है, कुछ स्रोत जीव जंतु भी हो सकता है। तो अभी ऊपर देखे ना, ये सब क्या है? पादप न है। तो ये सब क्या स्रोत है? जो ये है भोजन का मुख्य रूप से घटक के रूप में जाना जाता है। घटक समझ में आ गया ना? पूरा खाना जो हम खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ मिलता है, हमें एनर्जी कहाँ से आता है, हम जो जिंदगी जी रहे हैं, बॉडी में जो चार्ज हो रहा है पर डे, 3 बार 4 बार खाना भी खाते हैं हम लोग, खाते हैं ना, तो वो उससे जो एनर्जी मिलता है, कौन कौन सा चीज़ मुख्य रूप से पाया जाता है, तो आप हम लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, कौन कौन सा चीज़, कौन कौन चीज़ मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खाली मुँह ताकने से होई है। तो ये आपको समझ में आ गया कि वसा हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है। ऊपर से भी आपको ये पता चल गया कि वसा का मुख्य जो स्रोत जो होता है, पादप भी हो सकता है और जंतु भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये कुछ खाली खाने वाला चीज़ है, मुंह में पाने वाला चीज़ है। ये देखो, इनसे क्या क्या चीज़ मिलेगा। अब देखो, ये राजमा है ना, तुअर दाल है, ये मूंग है, ये चना है, समझ में आ रहा है, ये मटर है, ये सोयाबीन है। तो ये जो होता है, ये मुख्य रूप से जो पाया जाएगा, इसमें क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा इसमें? प्रोटीन। दाल होता है, खाने वाला दाल कौन सा दाल होता है? तुअर दाल क्या ढांचा हो सकता है? दाल माने दाल, कोई सब दाल मान लीजिए आप, जो हम खाते हैं, कलाई का दाल मान लीजिए, खेसारी मान लीजिए, मटर मान लीजिए, चना का मान लीजिए, किसी का भी मान सकते दाल। दाल तो समझ रहे हैं, हाँ, तुअर दाल कैसा होता है आज तक नहीं देखे हैं, देखो आप अब दिखाई दिया, दिखाई दिया ना। चलो देखो आप, तो ये दाल है, तुअर दाल, तो दाल तुअर होता, दाल कैसा होता है? तो ये सब क्या बोलो तो प्रोटीन। अगर ये बोला जाए कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो याद रखना हमेशा सोयाबीन में। सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। मूंगफली में तो आपको देखो, मूंगफली दो होता है, प्रोटीन भी हो सकता है उसमें, और वसा भी मिले, क्योंकि वो तेल जैसा होता है। उसको यदि आप यूज करेंगे ना, तो आपका शरीर में पेट भरने का सामान ज़्यादा रहता है। समझ में आया ना? क्योंकि बीमारी हर चीज़ से होता है, कौन ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें बीमारी नहीं होता है। क्योंकि हमारे शरीर में 2 ही चीज़ होता है, एक हो गया भोजन, 3 चीज़, भोजन हो गया, उसके बाद पानी हो गया, भोजन, पानी और हवा। हवा बोले तो ऑक्सीजन। समझ में आया ना? तो इन्हीं 3 चीज़ों के गड़बड़ी के कारण ही हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। समझ में आया ना? तो ये सब चीज़ आता है। तो आई यहाँ पर समझते थोड़ा। तो आप अगर ये बोला जाए कि प्रोटीन का स्रोत कौन कौन सा, जितना भी खाने वाला दाल होगा सबका नाम लिख देंगे आप, तो प्रोटीन का स्रोत हो गया वो। अगर सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाए कि प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो उसमें क्या बोलेंगे? उसमें सोयाबीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसमें सोयाबीन बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ आपको समझ में कल खाया है ना? अब देखें यहाँ पर विटामिन ए, अब इसके बाद पहले नीचे पहले आया तो उसके बाद फिर देखते हैं पहले। तो आपको अगर ये बोला जाए कि प्रोटीन का स्रोत कौन कौन सा होगा, तो देखिए, दूध हो सकता है, प्रोटीन मिलेगा दूध में, मछली में मिलेगा, मांस में मिलेगा, है ना, पनीर में मिलेगा, उसके बाद अंडे में मिलेंगे। तो सबसे अधिक जो इसमें अगर बोला जाए कि प्रोटीन किस में पाया जाता है, इनके स्रोत में बोला जाए पनीर में। पनीर दुनिया में हर एक चीज़ डुप्लीकेट मिल रहा है। हाँ, इंसान में डुप्लीकेट हो गया है, तो फिर पनीर क्या कौन सा चीज़ है? समझ में आया ना? तो इनमें क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन का ये भी स्रोत है और ये भी स्रोत है। समझ में आ गया ना? चलिए और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब ये भी है कि प्रोटीन का स्रोत भी क्या होगा? कुछ पादप भी हो सकते हैं और कुछ जंतु भी हो सकते हैं। जो हमने ऊपर पादप देखिए और ये जंतु था। समझ में आ रहा है ना? अब देखो प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः
शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। मतलब आपका बॉडी कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है तो प्रोटीन खाएंगे तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। मान लो किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें इन सभी चीज़ों को अगर भोजन में शामिल करेंगे तो ऑपरेशन का रिकवरी होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। समझ में आना। प्रोटीन देखो, विटामिन रोगों से हमारे, थोड़ा विटामिन बारे में समझते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, वो अस्थियाँ माने हड्डियाँ, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। तो विटामिन का काम क्या होता है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यक, जो शरीर के लिए मौजूदगी होती है ना, अंग के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए? विटामिन होना चाहिए। वरना बोले विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको रतौंधी हो सकता है। समझ में आया ना। विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपका हड्डी कमजोर हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। विटामिन अगर बी की कमी हो जाए तो आपका शरीर में बेरी हो सकता है। बेरी का मतलब शरीर का अंग, पैर हाथ फूलना, भारीपन, मुंह भपक जाना, तो ये क्या कहलाता है? विटामिन बी की कमी, क्या है ना, की वजह से ऐसा होता है। अब बताओ, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ को विटामिन ए, समझ में आ रहा है ना, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें जो होता है, हर एक विटामिन का हमारे शरीर के लिए अलग अलग सा काम होता है। उसका फंक्शन के अनुसार अलग अलग काम होता है। हमारे शरीर के अंग के अनुसार अलग अलग काम होता है। तो हम जब काम करेंगे तो हमें क्या होगा? विटामिन से वो ऊर्जा प्राप्त होती है, तभी हम लोग क्या करते हैं? उसमें काम करते हैं। तो विटामिन का नाम अलग अलग से जाना जाता है ना। तो विटामिन के कई समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन कई समूह होता है ना, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी12, समझ में आया ना। तो इन सब से क्या होता है कि सबसे अधिक जो विटामिन के फॉर्म में जो पाया जाता है वो क्या होता है बोलो तो विटामिन बी होता है। उसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे बी, आपके मुंह में घाव वगैरह हो गया है तो आप बीकोसिल कैप्सूल नाम सुने हैं उसमें ना, उसमें बी कॉम्प्लेक्स का सारा अवयव मौजूद होता है जो हमारे शरीर को जल्दी ठीक कर देता है। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों का जो होता है कार्य अलग अलग होता है और हमारे बॉडी के अनुसार से भी विटामिन काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इस विटामिन में कमी हो गया है तो ये खाओ, ये विटामिन कमी हो गया तो वो खाओ, सब टेबलेट देगा खाने के लिए। खाना से, भोजन से अच्छा आप टेबलेट कोई नहीं हो सकता है। यदि आप स्वस्थ रहना है तो खाना आप स्वस्थ खाइए, अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो आप थोड़ा समझते हैं हम लोग। दिखाई दे रहा है ना। तो अब देखो, ये विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। मतलब विटामिन स्रोत का मतलब विटामिन ए मिलता, प्राप्त होता कहाँ से है? कौन कौन सी चीज से? तो आप आम खाइए, कच्चा पक्का। कच्चा खाएंगे विटामिन सी मिलेगा, पक्का खाएंगे विटामिन ए मिलेगा। मिलेगा अभी, 1-2 महीना वेट कीजिए, आराम से आ जाएंगे आम। उसके बाद मछली का तेल खाइए, दूध खाइए। मछली का तेल देखे हैं? कैसा? वो पंगास वगैरह मछली सब नहीं है, उसको जब बनाओगे ना तो सारा तेल छोड़ देगा पूरे। तो मछली का तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है ना। पपीता, उसके बाद गाजर भी खाए, बट गाजर में विटामिन ए होता है। पपीता भी खाइए आप, पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। समझ में। उसके बाद गेहूँ खाइए, विटामिन ए गेहूँ में प्राप्त मिलेगा आपको। सॉरी, विटामिन बी। यकृत में लीवर, हाँ यकृत लीवर खाइए, उसका उसमें मिलेगा। चावल खाएंगे उसमें मिलेगा। समझ में आया ना। तो विटामिन बी का मुख्य स्रोत ये सब है। तो इनको खाने से हमें क्या होता है? विटामिन ए और विटामिन बी की जो कमी जो होगा ना वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह हमारे बॉडी में आ जाएंगे, हो जाएंगे। किसी को दिक्कत? कच्चा गेहूं में ज्यादा मिलेगा विटामिन। कच्चा गेहूं आप खाएंगे ना, कच्चा गेहूं मतलब उसको फुला करके उसको अंकुरित करके खाएंगे तो आपको सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ई प्राप्त होगा। और विटामिन ई जो होता है ये हमारे प्रजनन क्षमता को बहुत अच्छी तरह ठीक ठाक करता है। ठीक है। तो विटामिन ई का ये नहीं, आप इसको भी अंकुरित करके खाएंगे तो इसमें भी आपको विटामिन बी सब, हाँ सब चीज़ मिलेगा आपको। अंकुरित खाने के बाद आपको अलग तरह की एनर्जी मिल जाएगा आपको। कटहल के बिच्ची में कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आएगा ना। तो विटामिन ए का स्रोत आपको याद रखना, किस में विटामिन ए पाया जाता है और किस में विटामिन बी पाया जाता है। दूध, मछली का तेल, आम, गाजर, पपीता ये सब खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा आपको। और गेहूँ, चावल, लीवर, इन सब खाने से विटामिन बी का स्रोत आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का मतलब होता है जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं अगर स्वाद में खट्टा लगे तो समझ जाना उसमें विटामिन सी मिल रहा है आपको। क्या चीज़? खट्टा। इमली, आम, आंवला ऐसा होता है ना, कच्चे कच्चे खाते हैं पूरे, जो इसमें क्या होता है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब संतरा खाएंगे तो विटामिन सी आपको मिलेगा, अमरूद खाएंगे आपको विटामिन सी मिलेगा। अगर मिर्च खा रहे हैं, हरा मिर्च नहीं, फिर भी उसमें विटामिन सी पाया जाता है। कड़वा लगता है ना।
उसके बाद टमाटर खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा, नींबू खाएंगे विटामिन सी मिलेगा, आंवला खाएंगे। तो ये सभी क्या होता है, विटामिन सी का है ना बहुत ही अच्छा स्रोत है माना जाता है। तो इन्हें आप खाएंगे तो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? डेली अगर खाएगा तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया और किस पाया जाता है? ऑक्जेलेट कैल्शियम ऑक्जेलेट, पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं क्या, समझ में है ना? तो देखो बात ये नहीं होता है, कभी कभी हम लोग कहते हैं भूखा प्यासा भी रह जाते हैं ना, तो उनके वजह से भी अपने आप गांठ बन जाता है। ज़्यादातर जो पत्थर जो होता है आपका गाल ब्लाडर में बनता है। हाँ, गाल ब्लाडर का मतलब हो गया, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पित्ताशय। हाँ हाँ, तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, पित्त की थैली हो तो उसमें मिल जाएगा। पढ़े उसके बारे में, नीचे है सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, कैल्शियम जो हमारे शरीर में जो पत्थर जो बनता है ना, वो कैल्शियम और ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। ज़्यादा संभावना गाल ब्लाडर में होता है। यदि किडनी में हो गया तो लोग बिना ऑपरेशन किए हुए भी दवाई के द्वारा निकाल सकता है, लेकिन यदि गाल ब्लाडर में आपका पत्थर हो गया तब तो फिर यहाँ पर चीरा करेगा और क्या लीवर के बगल में रहता है, उसको काट के ही निकाला जाता है। उसका एक ही इलाज है, समझ में आया ना? हाँ, यदि किसी व्यक्ति में यदि गाल ब्लाडर का अगर ऑपरेशन हुआ है, इन गाल ब्लाडर से उसका पत्थर निकाला गया है, तो एक बात का ध्यान रखना, उस व्यक्ति को जो होता है खाने के लिए एक टाइम निश्चित कर दीजिए, क्योंकि वो खाने का आता पता नहीं रहता रहेगा उसको। देखो ना, हमें जब भूख का जो अनुभूति होता है बोलते नहीं कि मम्मी पापा लोग बोलने लगते हैं इनका पीत मर गया है, समझ में ना? तो इस तरह का से मतलब कि ध्यान रखना चाहिए उनको। तो एक निश्चित टाइम को निर्धारित कर देना चाहिए कि आपको इतना बजे खाना मिलेगा, उसी के अनुसार उसको खाने के लिए दीजिए। समझ में आ रहा है? ये बीमारी है, कभी किसी को सकता है, इंसान है, सारा चीज़ तो इंसान के लिए ही बना है। चलिए, तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन कौन सा होगा हम लोग जानेंगे। विटामिन डी जो होता है ये क्या करता है, ये हड्डी, समझते हैं ना, हड्डी को क्या करेगा, ये मजबूत करेगा। हड्डी को क्या करेगा, ये मजबूत करने का ये काम करता है। कौन? विटामिन डी, समझ में है ना? ये विटामिन डी जो होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, समझ में आ रहा है आपको? सूर्य का जो होता है ये प्रकाश जो होता है, प्रकाश में भी विटामिन डी पाया जाता है। ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए काम करता है। समझ में ना? बुढ़ा हो गया, धूप में लटका दो पूरे, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? तो विटामिन डी का जो होगा वो मुख्य स्रोत क्या क्या होगा, आइए हम लोग जानते हैं। दूध, विटामिन डी मिलेगा उसमें। मक्खन, विटामिन डी मिलेगा, समझ में आ रहा है ना? अंडे, उससे विटामिन डी मिलेगा। मछलियाँ, विटामिन डी मिलेगा। समझ में आ रहा है कि लीवर खाइए, विटामिन डी मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये तो ऊपर विटामिन ए का भी स्रोत था, सॉरी विटामिन बी का भी स्रोत था ये, समझ में आ ना? तो ये सभी मिलेगा, सब मिलेगा मिक्स है पूरा। अब सोचो पहले, जो व्यक्ति मांसाहारी नहीं है, क्या उनको क्या ये सब बहुत सी चीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है उसके शरीर में? हाँ, अब जो चीज़ इनसे मिल रहा है तो वो कोई अन्य चीज़ से तो नहीं मिल पाएगा उसको ना, इसीलिए उनको दिक्कत होता है। कोई भी व्यक्ति यदि इन सब चीज़ का सेवन नहीं कर रहा, उनके पोषक तत्वों में कमी आ जाता है, तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए वो एनर्जी वाला सब चीज़ खाएगा। फल मतलब क्या होता है, फल फ्रूट ज़्यादा खाता है वो लोग। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, विटामिन देखो, विटामिन ए हमारी त्वचा, समझो पहले विटामिन ए क्या करता है। विटामिन ए जो होता है हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है, समझ में ना? विटामिन सी जो हो गया बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता है ना, सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में ऊपर में दिया गया है, जिसे हम लोग अच्छी तरह से पढ़े और समझे और जाने इनके बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? अब चलो हम लोग जानेंगे क्या, विटामिन ए बी सी डी, इन सब चीज़ों के बारे में ठीक ठाक से समझेंगे। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, कुछ आयोडीन, आपको यही पता है कि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेगा नाम का रोग होता है। कौन सा रोग? समझ में आ रहा है? घेग समझते हैं? घेग ये बढ़िया आज के युवक लोग, बच्चे लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के युवक और बच्चे लोग क्या करते हैं, उनका माँ ना पहले से शुरू से ही आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कर रहे, तो इसके वजह से आपको आज की जनरेशन के लोगों को में घेगा नहीं देखने के लिए मिलेगा।
समझ में आ रहा है ना। अगर किसी को मिलेगा भी तो 40 50 60 साल पहले का लोग होगा, उनको देखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि पहले उस टाइम में आयोडीन युक्त नमक नहीं खाता था लोग। आपको यही पता है कि आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है, कल ही बताए थे क्लास में, बताए थे ना। चलिए, समुद्र से मिलता है। अब आयोडीन की कमी से मंदबुद्धि भी होता है ना, हो सकता है, ऐसा मेट्रिक में पढ़े थे। आयोडीन की कमी से मंदबुद्धि हो सकता है, समझ में ना। विटामिन है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, कुछ भी हो सकता है, किसी कमी से कुछ भी हो सकता है। अब देखो, आयोडीन का जो स्रोत होगा, आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है। रे बाबू लोग, तुम लोग गिर गिर का तुम पढ़ा लिखा हो गया पूरा। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि आयोडीन की कमी से क्या होता है कि घेगा नाम का रोग होता है ना, घेगा यहाँ होता है। ठीक, अब देखो किस में पाया जाता है। तो अब यहाँ दिखाई, जैसे अदरक, अदरक है ना, तो इसमें आयोडीन मिलेगा। उसके बाद मछली में आयोडीन पाया जाता है, समझ में आ रहा है ना ये। अब कुछ फास्फोरस है, फास्फोरस किस में पाया जाता है, तो फास्फोरस का स्रोत दूध भी है। आप केला भी देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, दूध भी दिखाई दे रहा है, केला भी दिखाई दे रहा है। आप देखो, जीरा धनिया भी है, जीरा धनिया भी है। लोहा किस में पाया जाता है, लोहा मतलब आयरन का मुख्य स्रोत आपको सेब भी मिलता है, पालक है, ये दिखाई दे रहा है, कलेजी है, ये अमरूद है, ये नाशपाती है क्या, अमरूद है। अब कैल्शियम का स्रोत, कैल्शियम कहाँ से मिलता है, कौन कौन चीज़ हम लोग खाएंगे जो कैल्शियम मिलेगा, तो कैल्शियम के लिए आपको दूध और क्या खाना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे विटामिन का, खनिज का, लवण का, बहुत सारा चीज, कैल्शियम का टेबलेट ले लेते हैं। जितना रुपये का टेबलेट होगा ना, उससे ज़्यादा ये हो जाएगा, लेकिन लोग खाएगा नहीं, क्या करेगा, पैसे नहीं बचाएगा। डॉक्टर के पास वो जो बात जो बोलते हैं डॉक्टर लोग ना, तो उन पर विश्वास हो जाता है। रियली बात, आप अपने दुख तकलीफ को लेकर गए हैं ना, तो वो दुख तकलीफ भरने के लिए बैठा हुआ है, समझ में आया ना। चलिए, अब थोड़ा सा और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ होता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है, लेकिन वो विटामिन डी एक बच्चे के लिए ही, बच्चे ही बना पाता है। बड़े बुजुर्ग हम लोग को अगर धूप में रख देगा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो इन दिनों में कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। रियलिटी बात है, आजकल लोग बाहर में घूमते कम है, घर में ज़्यादा रहते हैं। नहीं होता है, बहुत कम घूमता है ना, बहुत कम घूमता है। तो आजकल के जनरेशन के लोगों का एज भी बहुत कम है, सब चीज़ मशीन पर निर्भर हो गया है। पहले फिजिकल गेम खेलता था, अब मतलब मेंटली गेम खेलता, पबजी, फ्री फायर, ये वो जैसे पता नहीं, परेशान रहता है। चलिए, तो अब देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे, बहुत ही बड़ा चीज़ है। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिजों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दर्शाया गया था। इनके बारे में हम लोग समझेंगे क्या चीज़ होता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। किसमें, चावल में। यदि आप कोई भी व्यक्ति, यदि आप नहीं मोटा रहे हैं, पतला से मोटा होने के बारे में बता रहे हैं, यदि आप नहीं मोटा रहे हैं ना, तो आप चावल खाना शुरू कर, तीनों टाइम, सुबह नाश्ता में चावल, दोपहर में चावल, फिर रात में चावल। लगभग 2 से 3 महीना आप खा के देखेंगे ना, आपका बॉडी वेट बहुत गेन करेगा। हाँ, जिनको भी मोटाना है तो ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द ऐसा रिकवरी बहुत ज़्यादा सुनता भी है। इस आधार पर हमने ना यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन होता है। समझ में आ रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट चावल में ही पाया जाता है। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे वाले भी पदार्थ खाने के लिए आवश्यक होना चाहिए। रेशा मतलब होता है, मतलब कि जैसे सन पटा जैसा नहीं होता है, तो उस तरीका रेशा वाला भोजन खाने के लिए भी आवश्यक। साग वगैरह खाइए, समझ में ना, साग ना होता है, साग में रेशा कभी निकल जाता है ना, तो साग खाइए आप, कच्चा साग, बत्थू का साग, बथुआ का सीजन चल रहा है, उनको खाइए आप। हाँ, दाढ़ी खाइए, उसमें रेशा होता है ना, सजना खाइए, उसमें रेशा मिलता है आपको।
तो जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताया था ना, सूखा वगैरह खाना चाहिए। ठीक, तो हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही प्राप्त होती है। बोलते हैं ना आपको, जो चीज़ पादप से उत्पाद होगा, सजना वगैरह खाते हो तो पूरा निकलता है रुक्षांश आपका, मतलब लेरवा कांडी जैसा नहीं होता है। बोलता है सर सजना में सबसे अधिक मतलब पोषक तत्व पाया था, उसी को खाना है। हाँ, सजना का पत्ता भी मिलता है, सजना का हर एक अंग कामयाबी होता है। ठीक है, सजना के पेड़ से ना, उसका मतलब कि पत्तों से, उसके छाल से बहुत सारा दवाई भी, आयुर्वेदिक दवाई का भी निर्माण होता है। समझ में आया ना। चलिए, रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न में होता है, और वही साबुत दाना गोल गोल नहीं होता है, साबुत दाना आपको कैसे बताते, साबुत चना मतलब कि अंकुरित नहीं, समझे, कच्चा सूखा वाला ना, उस तरीका का। दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियों में भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करता है। उसके खाने से क्या होता है, अब देखो, थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि भोजन यदि आप गेहूं का चोकर वाला रोटी हम लोग खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में तो एनर्जी तो मिलता है ठीक ठाक से, और उससे क्या होता है, हमारा जो लेटरिन पैखाना होता है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह साफ सुथरा रहेगा, आपका बॉडी बिल्कुल साफ रहेगा, एनर्जी बिल्कुल तरोताजा महसूस होगा। समझ में आया ना। तो ये क्या होगा कि रुक्षांश खाने का मतलब होगा कि भोजन क्या होगा, हमारा शरीर में ठीक ठाक से पचता है, और जो भोजन नहीं पचेगा ना, उसको भी इजीली रूप से, बहुत ही आसानी से, बिना कोई दिक्कत का, हर गड़गड़ किए हुए बाहर निकाल देगा आपको। समझ में आया ना। हाँ, तो ये निकाल देगा। और जैसे ही अगर जैसे मैदा का कोई सामान खाएंगे आप ना, बिल्कुल चिकना होता है, अब उसको खाएंगे तो आपका पेट खराब कर देगा, लंबा निकल जाएगा। तो ये एक समस्या है। तो इसीलिए हम लोग अपने भोजन में रुक्षांश रेशे वाले भोजन को मिलाना बहुत ही जरूरी होता है। अब थोड़ा समझेंगे, जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारी सहायता प्रदान करता है। तो भोजन के साथ साथ हमारे शरीर में जल की भी मात्रा होना आवश्यक होता है। लगभग जो होता है 65%, जो 65 से लगभग होता है 70% तक होता है, हमारे शरीर में जल पाया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति का शरीर यदि 1 क्विंटल का है, 100 kg का है, तो मतलब समझ लीजिए आपकी 60 से 70 kg जो होगा, उस लीटर जो होगा, उसके शरीर में, बॉडी में पानी निकलेगा। अब पानी कैसे निकलेगा, आप निचोड़ के देखिए इसको, पानी निकलेगा उसको बॉडी का, हाँ, मतलब ब्लड के रूप में नहीं पाया था, ब्लड के रूप में पाया जाता है। देखो पूरा शरीर यदि हरा भरा है तो समझो कि पानी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। यदि आपका शरीर पूरा एकदम सूखा झंड जैसा हो रहा है, बुढ़ापा लोग देखिए हैं, उसके शरीर में मेलामी नाम का तत्व तो काम करना बंद कर देता है, सब चीज़, किडनी, लिवर भी, ये सब बहुत ही कम काम करता है। समझ में आया ना। इसीलिए बीमारी पर बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, शरीर में क्या होता है, उसका बॉडी का स्किन जो होता है बिल्कुल लूज टाइप का हो जाता है। समझ में, क्योंकि उनका ठीक ठाक से सप्लाई नहीं कर पाता, उसका शरीर जो होता है कामयाब नहीं हो पाता इस रूप से। तो हमारे शरीर में खाने के साथ साथ पानी भी आवश्यक चीज़ होता है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल को जीवन माना गया है कि आप बिना खाना खाए तो रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए रहना थोड़ा क्या पूरा असंभव है। यदि आपको भूख लगेगा ना, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो पहले आप क्या, खाना भी है साथ में और पानी भी है, तो क्या करेंगे, पहले पानी का प्रयोग करते हैं लोग, पहले पानी पीता है। यदि भूख ज़्यादा लगा है तो पहले पानी पिएगा आराम से। पानी नहीं रहता, खाना आ गया तो झटपट करके पहले उसी को खाया। समझ में आया ना। तो ये सब चीज़ होता है। चलो, तो अब देखो, ये जो होता है ना, ये हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकलता है। अब अपशिष्ट पदार्थ उसे कहते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे। जैसे मल, मूत्र, नेटा, खकार, पसीना होता है ना, पूरे इस तरीके से गंदगी वाला खून, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो इजीली रूप से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र, पसीने शरीर से बाहर निकलते हैं में सहायक क्या करता है, कि करता कौन, पानी। आपका शरीर का गंदगी चीज होगा, उनको बाहर निकाल देगा। अगर शरीर में पूरा फुंसी भी होता है ना, देखते हैं पूरा पक्के सफेद होकर निकल जाता है, तो वो भी गंदगी चीज होगा हमारे शरीर में, उसको बाहर निकाल देगा। तो हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल के रूप में, दूध के रूप में, चाय इत्यादि के रूप में हम लोग पानी का सेवन करते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, 1% पानी घट जाए तो प्यास की अनुभूति हमें महसूस होती है। अगर 10% पानी अगर बॉडी से निकल जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। समझ में आया ना? पानी पानी लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाएगा। इसीलिए दुश्मन को भी पानी पिलाना चाहिए।
समझ में है ना। चलो ऐसे मर जाए तो बढ़िया है। हाँ, दुश्मन को भी पानी पिलाना चाहिए। अब देखो पहले समझो पहले, तो इनके रूप में हम लोग क्या करते हैं, पानी का सेवन हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये चल रहा है दोस्तों क्लास 6 की NCERT बुक है साइंस का, जिसमें हम लोगों ने अभी कवर कर रहे हैं उसका अध्याय नंबर 2, जिसमें लिखा है भोजन के, है ना, घटक, उनके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल को, लिंक को जरूर शेयर कीजिए और जाते जाते इसमें एक लाइक जरूर दे करके जाएंगे। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और हम लोग इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे, समझेंगे। पहले अब ये क्रियाकलाप है, तब किसका पहचान कहाँ करेंगे। अब एक होता है भोजन, तो हम लोग खाते हैं ना, लेकिन उस भोजन में क्या होता है, भोजन में क्या होगा, एक होगा संतुलित आहार। क्या होगा ये, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार का मतलब होता है कि भोजन में आहार का माने भोजन, खाने में वैसा चीज मिलना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हो, हमारे बॉडी को संतुलन में रखे। समझ में आ रहा है ना, समझती है, कुछ नहीं बोलते, खाली टुकुर टुकुर मुंह देखती है, टुकुर टुकुर देखती है क्या है। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, समझे, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। माने जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे आहार कहते हैं। और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे, है ना, हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता है। कई पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम हो। तो हम हमारे शरीर में इस प्रकार से जो भोजन का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, इसी भोजन को हम क्या कहेंगे, बोले तो संतुलित आहार कहेंगे। संतुलन में हो, तराजू लेते हैं, तराजू इस तरह, एक इस पलड़ा भी और ये वाला पलड़ा भी, दोनों तरफ पलड़ा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब खाने में भी उस प्रकार से होना चाहिए। समझ में है ना। ऐसा नहीं अगर मीट खा रहे हैं तो रोज मीठे खा रहे हैं, अगर दूध खा रहे हैं तो रोज दूधे खा रहे हैं 1 महीना तक, तो इससे क्या होगा, वो संतुलित हो जाएगा। एक महीना सब भोजन को बांट लिया। नहीं तो वो जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने में क्या होगा, यदि हम लोग मान लेते हैं कि 1 महीना कंटिन्यू एक ही तरह का पदार्थ हम लोग, भोज्य पदार्थ खाना हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर का जो लीवर होता है ना, लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, अमाशय हो जाएगा, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, समझ में ना। तो ये सब भी क्या होता है कि उसी भोजन के लिए आदी हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, यदि आप उस भोजन को छोड़ करके कोई दूसरा भोजन जब प्रयोग करेंगे, इससे क्या होगा कि बॉडी, पेट खराब हो जाएगा। समझ में आया ना, होता है पेट ऑटोमेटिक, क्योंकि वो उसी के लिए आदी हो जाता है। समझ में आया ना। इसीलिए मतलब कि चेंज करके ही, मतलब कि एक योजना बना करके खाना खाना चाहिए। तो हम इस खाने को जो बोलेंगे उसको क्या कहेंगे, बोले तो संतुलित आहार कहेंगे। समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया। तो ये है संतुलित आहार से संबंधित कुछ बातें जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो, अब हमारा संतुलित जो आहार जो होता है कि हमारे शरीर के कार्य पर भी निर्भर करता है, नहीं करता है। हम लोग जो खाना जो खाते हैं, अब मान ले 3 बार जो होता है, कुदाल चलाने वाला काम करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना। तो कुदाल चलाने में क्या होता है, पूरे बॉडी में ताकत लगता है। तो जब ताकत लगे तो समझ जाना कि हमें क्या करना चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, वसा वाला खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमें इससे ऊर्जा मिलती है। समझ में आ रहा है ना। विटामिन A खा लिए, विटामिन B वाला खा रहे हैं, विटामिन C खा रहे हैं, जूसे पी के काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे एनर्जी शरीर को चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। तो उस तरह का नहीं मिल पाता है। तो मतलब ये हो गया कि हमारा शरीर में हमारे मतलब कि आहार जो शरीर के कार्य पर भी निर्भर करता है। जैसे हम काम करेंगे उसी के अनुसार से हम लोग भोजन का भी प्रयोग करेंगे। यदि सोच लो पहले, यदि हम रोज मीट मछली खा रहे हैं पूरे अच्छी तरीक़ा से, लेकिन मीट मछली खा रहे हैं, खाने के बाद होता है ऑफिस में बैठे हुए हैं या फिर आप दुकान में बैठ करके हैं, तो इससे क्या उसका पाचन नहीं हो पाएगा। जब पाचन जब नहीं हो पाएगा तब वहाँ पर क्या होता है, मोटापा शुरू होता है, पेट मर जाएगा पूरा। समझ में है ना। तो उल्टा आर्या ऐसा पेट बन जाता है, दिखा दे रहा ना, पूरे इस तरीके से पूरा पेट आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सारा एनर्जी होता है वो पेट में ही रह जाता है। और पेट बढ़ने का मतलब हो गया उसके ऊपर का चमड़ी क्या हो, इस तरीके से क्या होता है, वो फेट चर्बी क्या होता है, बोले तो बाहर जाता है। समझ में है ना। तब आपको दिक्कत शुरू होगा, काम नहीं कर पाएंगे, उठक बैठक करेंगे थक जाएंगे, बहुत सारा परेशानी उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे काम के अनुसार से भी भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, मेहनत करो। 1 सप्ताह की अवधि में आप जो भी हम खाते हैं ना, उसका एक चार्ट तैयार करके, है ना, सूचीबद्ध तरीका से खाना खाना चाहिए। समझ में ना। अब देखो,
तो सभी पोषक तत्व जो होता है प्रतिदिन भोजन में क्या क्या चीज़ होना चाहिए? दालें खाइए आप, मूंगफली खाइए, सोयाबीन खाइए, अंकुरित चना खाइए, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, ठीक। उसका किनवन भोजन का प्रयोग करेंगे। दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, सांभर, डोसा होता नहीं है, वो उसको खाएंगे। आटे का मिश्रण वाला मिश्री है ना, मिश्री रोटी हो गया, थेपला हो गया, थेपला अनाज, बड़ा अनाज, ठीक है, वे अनाज के दाल से बना होगा। केला खाइए आप, पालक खाइए, सत्तू पीजिए, गुड़ खाइए, है ना। सब्जियां इसी प्रकार से भोजन का कई पोषक तत्व में उपलब्ध होगा। इन सब चीज़ों का हम लोगों का प्रयोग करके दिनाचार जिंदगी जीना चाहिए। समझिए, इससे क्या होगा कि हमारा शरीर में भोजन का क्या होगा, संतुलन बना रहेगा। आगे समझ में ना। तो उसी प्रकार का भोजन करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बॉडी का क्या होगा कि सारा एनर्जी प्राप्त होते रहेगा और दिक्कत भी नहीं महसूस होगी। जैसे कोई लोग बैठ के दिन भर रहता है और कोई काम कर रहा है उसका वही बात तो बताया, अभी मोटापा हो जाएगा उसको। देखो मोटापा होगा, खाली यार कोई काम नहीं कर रहा मोटापा 2 से 20 तक लिखो जल्दी। उदाहरण में बढ़िया से ले लो। हाँ, ऑटोमेटिक होगा उसका, बोल बताया ना पूरा। मोटापा का कारण क्या हो? मोटापा का कारण यदि आप मतलब फैट वाला भोजन ज़्यादा यूज कर रहे हैं आप, समझ में ना। उसके बाद उस जो भोजन जो हम लोग जो ग्रहण करते हैं ना, फैट वाला भोजन, तो उसके अनुसार हम लोग अपने बॉडी को काम पर नहीं लगा पा रहे हैं। उसका इतना सारा एनर्जी खाते हैं ना, उसको हम बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। हम जो खाना जो खाते हैं, अगर आप फैट वाला चीज़ खाते हैं तो आपको फिजिकल काम करना पड़ेगा। पेट वाला चीज नहीं खाए तो फैट वाला चीज़ नहीं खाएंगे तो फिर नहीं होगा, उस तरह का नहीं होना हो सकता है। समझ में? चलिए अब देखो, जब हम भोजन को पकाते हैं, इससे क्या होता है, हमारा भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इससे पचाने में आसानी भी होता है, पचता शरीर में आसानी तरीके से। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है, खत्म भी होता है। समझ में ना। अब मान लेते हैं कि पालक में विटामिन आयरन भी मिलता है, विटामिन बी मिलता है, आयरन भी मिलता है। तो हम लोग जब उसको कच्चा खाएंगे तो कच्चा खाया नहीं जाएगा ना। गाजर में विटामिन ए मिलता है, लेकिन कच्चा खाने से मिलेगा, तो गाजर खाने के लायक है, आप खा सकते हैं। समझ में ना। अब ये क्या बोलेंगे, अदरक में आयोडीन अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन क्या चिबा खाएं, क्या बहुत कड़वा लगता है ना। तो अब जो होता है खाना, जो हम जब बनाएंगे तो खाना तो कच्चा तो खाएगा नहीं, उनको पकाना पड़ता है। पकाने से क्या होता है, बहुत सारे खनिज लवणों की क्या होता है बोले तो हानि हो जाती है। तो अब क्या हुआ, फोलिक एसिड। अब देखो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर पकाने विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। सबसे अधिक मात्रा विटामिन सी नष्ट होता है। समझ में है ना। यदि हम लोग गर्म जब करते हैं ना किसी, अगर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में अगर है, उस मौजूदगी है उसमें, तो विटामिन सी क्या होगा बोलो तो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। विटामिन सी में खट्टा पी, समझ में, नष्ट हो जाएगा। अब वसायुक्त भोजन खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ये भी सही बात है, समझ में ना। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो अलग बात हो गया, वसा खाएंगे अलग बात हो गया। 2 मिनट रुक, शांति रहो थोड़ा सा, बस हो गया, ठीक। परेशान मत हो बाबू, अभी टाइम नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा बात और रुको। अब तो तली हुई चीज़ें को, जैसे समोसा, बीमारी का जड़ है ये सब चीज़। हाँ, अब सोचो पहले, जो आप मार्केट में जो खाना जो खाते हैं, वो खाना में जो तेल जो दिया हुआ रहता है, जिस तेल का वो प्रयोग कर, जो जिसमें आपको छान के जो आपको देता है, हम लोग जो खाते हैं, वो तेल बहुत पुराना होता है। 10 दिन 15 दिन, शायद एक महीना से उस तेल को यूज करता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो उस तेल में इसको क्या कर रहा है कि समोसा को आपको तल के दे रहा है, उसी को हम लोग खाते हैं, और वो समोसा क्या होता है, पूरे बॉडी पर वो तेल जो होता है चिपक जाता है, और तेल समेत खाते हैं। अब बोलते सर गरम दीजिए, समझ में ना। तो सोचो पहले, इससे क्या होता है कि सबसे अधिक मात्रा में बीमारी हमारे शरीर में आता है। बीमारी का जड़ होता है, जंक फूड बोलते हैं इसको। पूरी है ना, मलाई, रेवड़ी हो गया पूरा, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन नहीं है ना, भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया, तो उसमें भी क्या होगा, शरीर में आपका विटामिन बी तो नहीं खाया, विटामिन ए का तो स्रोत नहीं खाया है, तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम हो जाता है। अब थोड़ी देर पहले बोला ना, जो हम एक ही भोजन का प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर में हाँ आदि बन जाएगा, और दूसरी बात ये होकर दूसरा विटामिन आपको नहीं मिल सकता है, ठीक।
हाँ, मरने के समय बोले समोसा दो। अब देखो जितने भी सारे इधर जो अभी जो तला हुआ भुना हुआ चीज जो देखे, इनको खाने से क्या होता है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अगर अत्यधिक होगा तो इससे क्या होता है, ये मोटापा का कारण बन जाता है। इसीलिए हर एक भोजन को एक संतुलित आहार के रूप में खाना चाहिए, ना कि मतलब एक ही भोजन पर प्राथमिकता देंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। अब समझते हैं भोजन आओ है ना, आभाज में वो रोग कौन कौन से। एक व्यक्ति खाने के लिए है ना भोजन का ऐसा भोजन का प्रयोग करता है जो एक ही प्रकार का हो, समझ में आया ना। अगर मान लो विटामिन अगर ए वाला खा रहा है सामान्य चीज़ को, तो उसे विटामिन बी नहीं मिलेगा, विटामिन सी भी नहीं प्राप्त होगा, उसे विटामिन डी प्राप्त नहीं होगा, विटामिन ई भी उसको प्राप्त नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, उसके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहेगा। इसलिए मिजरा खाना चाहिए। ऐसी सब चीज़ मिला के खाओ, समझ में आया ना। अब देखो समझिए यहाँ पर समझो, तो यदि क्या होगा कि वो व्यक्ति एक ही चीज़ का यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया उसका अन्य विटामिन का शरीर में उसका अभाव हो गया। तो अभाव से क्या होगा, कोई ना कोई रोग से वो ग्रसित हो सकता है। हाँ, कोई भी रोग से ग्रसित हो सकता है। अब समझते हैं यहाँ पर कि अभाव शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम अभावजन्य है ना, अभावजन्य क्या बोले उसको रोग कहेंगे। मतलब ये रोग कब होगा, जब एक चीज़ की प्राथमिकता देंगे तभी खाने में, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान में रख करके हमें अपना संतुलित भोजन को चुनना चाहिए। तो अभावजन्य रोग किसे कहेंगे, जो किसी न किसी खनिज, प्रोटीन, लवण इत्यादि के कारण जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, उन रोग को हम क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग कहेंगे। ये रोग तब उत्पन्न होता है जब हम अपने खाने में एक ही तरह का भोजन को शामिल करते हैं, तब क्या हो गया, लंबे समय तक एक ही तरह का पोषक वही तो बात बताए ना, वही बात बता रहे हैं। अब देखो समझो, पहले कोई रोग देखो, कई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रोटीन से संबंधित बीमारी हो जाएगा उसको। प्रोटीन नहीं लेगा मतलब कि प्रोटीन को बॉडी बनाने वाला आवश्यक तत्व माना जाता है। पढ़े ना अभी ठीक ठाक से, अच्छी तरह समझ में आपको आया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि उससे अधिक कोई अगर मतलब चेहरे में ना आप समझो अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पर जो होना, बालों के रंगों का उड़ जाना, त्वचा की बीमारी हो जाना, पेचिश इत्यादि हो जाना। पेचिश समझते हैं, डिसेंट्री। हाँ, मतलब अगर एक व्यक्ति हो गया तो पूरा घर में सबको हो जाएगा, और गलती से कोचिंग आ गया तो पूरा कोचिंग का हो जाएगा। सारा बच्चा अपना घर जाएगा तो सारा घर में पूरा उसके पूरे परिवार को हो जाएगा। इस तरह पूरे गाँव सफा हो गया। पहले आज से ये 30-40 साल पहले की कहानी है, खूब होता था। मतलब अब तो साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है, समझ में है ना। अगर हमें हो गया, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो आप लोग को हो जाएगा, आप लोग फिर घर जाएगा, वहीं हो जाएगा, फिर वो किसी जगह पर उसको फिर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मत रहिएगा। ऐसी स्थिति में पढ़ाया नहीं जाएगा, तो इससे पहले बोल दें कोचिंग 10 दिन के लिए बंद है। हाँ, तो ये ऐसा बीमारी होता है। जब ये बीमारी जब उत्पन्न है पेचिश ना, तो वो क्या करेगा कि एक दिन में कम से कम 30 से 40 बार पैखाना कर लेगा। वो बचेगा क्या उसके अंदर? इतना कस के टोन मारेगा, जाएगा, बैठेगा, 10 सेकंड बैठा खत्म, पूरा खत्म हो गया, पूरा पेट पूरा साफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर आया, फिर लोटा लग जाएगा। बारिश का पानी होगा तो नहीं करेगा फिर। समझ में आया ना। तो ऐसा स्थिति हो जाता है। तो ये इससे क्या होगा, शरीर में क्या होगा कि पानी का कमी हो जाता है। जब पानी का कमी हो जाएगा तब उस व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा, वो पानी चढ़ाएगा, ORS का घोल देगा, नमक और चीनी मिला के पीने के लिए कहेगा, तो ठीक ठाक हो जाएगा। रिकवरी इसी से होता है, नहीं होगी कभी। उल्टी हो जाएगा, पैखाना हो जाएगा, तो इसी से रिकवरी होता है। मतलब सर पेचिश होने से उसमें वो आदमी में पानी का कमी हो जाता है। वो सारा पानी जो है ना आपका लेटरिन के द्वारा सब पानी निकल जाएगा, या फिर उल्टी भी होगा। अगर जिसको पैखाना होगा ना उसको उल्टी भी होगा, समझ में आया ना, उसको उल्टी भी होगा। ये कॉमन सी बीमारी है, ये सिम्टम है उसका। समझ में आएगा ना। अब तो पढ़ने में अच्छा लगता है, सब चीज़ सीख गए टेंशन ना है। अब देखो हम लोग अब थोड़ा सा जानेंगे क्या कि कौन कौन सा विटामिन के अभाव के कारण कौन कौन सा रोग होता है। ये लास्ट टॉपिक है, खत्म, इसका खत्म हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से बन रहना। तो विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ विकार का मतलब होता है रोग।
आप समझते हैं यहाँ पर विटामिन ए क्या है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन सा रोग हो सकते हैं हमारे शरीर में, है ना। क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब बोलते हैं इसको रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी मतलब उसको दिन में दिखाई देगा, रात में दिखाई नहीं देगा, तो ये कॉमन सी बीमारी हो जाता है। तो कमजोर दृष्टि हो जाएगा इसका, अंधेरा में, है ना, रात में कम दिखाई देने का, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना बंद हो सकता है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण रोग। इस तरह के रोगों को सामना करना पड़ता है। समझ में आया ना। चलिए अब देखें क्या ये विटामिन बी है। क्या ये विटामिन बी, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है। क्या होता है, बेरी नामक रोग। इसी को रतौंधी बोलता है, इसी को विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग, इसको ना क्षीणता दृष्टि को इसको रतौंधी बोलते हैं। तो याद रखना। तो विटामिन बी की कमी के कारण बेरी होता है। क्या होता है, बेरी रोग होता है। आप भी थोड़ा समझेंगे, जिसमें क्या होगा, दुर्बल पेशियां हो जाएगा और काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होगा, थक जाएंगे आप ज़्यादा, 2-3 सीढ़ी चढ़ेंगे, कोचिंग के बांध पर है, आप ऊपर से बांध पे चढ़ेंगे तो बहुत थका हुआ महसूस होगा। समझ में आया ना। तो ये सब क्या होगा, अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे तो विटामिन बी की शरीर में आपका कमी है। और विटामिन बी की कमी के पूरा करने के लिए कौन कौन सा भोज्य पदार्थ हम लोग खाएंगे आपको बताया हुआ है, बताया है ना सब चीज़। चलिए तो वहाँ से कमी उसको पूरा कर लेंगे। तीसरा नंबर आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण शकरवी होता है। क्या होता है, शकरवी रोग का नाम है। ये सब बेरी रोग का नाम है, शकरवी रोग का नाम है। इसमें क्या होगा, मसूड़ों में क्या होगा, खून निकलना। जैसे आप देखें दांत वगैरह से खून निकलता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। बहुत लोगों को निकलता है, जैसे पायरिया रोग हो जाता है। अब देखो घाव भरने में अधिक समय लगता है। समझ में आया ना। अगर आपका घाव हो गया है तो घाव भरने में अधिक समय लगेगा। दूसरी बात ये, अगर आपको शुगर ब्लड, अगर पहले शुगर है तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। यदि किसी डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने जाएंगे ना, तो आपका पहले ब्लड टेस्ट करके शुगर चेक करेगा, आपका शुगर कितना है, तभी करेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि घाव जल्दी भरेगा नहीं। समझ में आया। आप विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होगा, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होगा। और इससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होता है हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से, तो अस्थियों का मुलायम होकर क्या होता बोलो तो मुड़ जाना, मतलब हड्डी कमजोर लगेगा, थर करने कांपने लगेगा आपका हाथ पैर। समझ में आया ना। तो ये सब विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग का कुछ लक्षण है। अब कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, अस्थियों का क्षय हो जाना होता है, दांत आदि से क्षय हो जाएगा। इसलिए आप कैल्शियम खाइए। दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। दांत का ऊपर वाला भाग जो हार्ड है उसको इनेमल कहा जाता है, डेंटाइन, ठीक। और दांत का जो रोग होता है उसको डेंटाइन बोला जाता है, जो डॉक्टर होता है जो है। तो कैल्शियम के कारण कमजोर हो जाएगा, अस्थियां हो जाए कमजोर, दांत क्षय गिरने लगेगा। समझ में आया ना। और हमारा शरीर में क्या होता है कि एसिड की मात्रा भी ज़्यादा होने से भी दांत का क्षय होता है। अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाने से भी दांत आपका गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर दांत अगर हिल रहा है तो कैल्शियम की कमी है। पढ़े लिखे लोग सावधान हो जाए, है ना। आप देखो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा या फिर ग्वाइटर रोग होता है। हिंदी में घेंगा, अंग्रेजी में ग्वाइटर बोलते हैं इसको। समझ में आया ना। अब गर्दन की देखो, गर्दन की अस्थियां फूल जाना, ये नहीं है ना, ये वाला हमारे ये सब फूल जाएगा पूरा। बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाना, बोले ना गौरव बोला विकलांग हो जाए सर, ये हो जाएगा। अब लोहा की कमी से क्या होगा, अरक्ता हो जाएगा, है ना, कमजोरी होगा। लोहा का मतलब एनीमिया, माने खून से ये अरक्ता रोग जो होता है ये खून से संबंधित रोग है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ है, आपको इन सब बातों का अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। समझ में आया ना। अब संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ हम लोग खाना चाहिए, तो पहले बताया, एक बार और समझ लेंगे हम लोग। बेरी से बचने के लिए जो रोग हो जाएगा, तो मतलब सारा चीज़ आप खाएंगे ना, सब विटामिन पूरा हो जाएगा। शक्कर भी हो जाएगा, सुक्षांश होगा, प्रोटीन, पोषक तत्व लो, खनिज लो, वसा लो, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट लीजिए, सब चीज़ लीजिए। आप खाइए पिए, आराम से रोग मुक्त रहेंगे, है ना। और भी ज़्यादा रोग मुक्त रहना है तो सुबह योगा कीजिए, शाम में व्यायाम कीजिए, आप रोग कभी नहीं पड़ेंगे। मास्क का प्रयोग कीजिए, है ना, धूल करने से बहुत ज़्यादा बीमारी होता है। तो ये था हमारे कुछ अध्याय नंबर 2 से संबंधित सवाल, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसके लिए हम लोग क्या करना है। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे इसको अच्छी तरीके से। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताना है, बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा बताया भी ना। तो ये सब क्या हो गया, हमारे भोजन के पोषक तत्वों का नाम हो गया। अब थोड़ा सा और जानेंगे हम लोग इस चीज़ को। निम्नलिखित को नाम, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ना, अभी थोड़ी पहले ना। पोषक जो हमारे शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण के लिए काम करके, क्या प्रोटीन ना। वह विटामिन जो हमारे शरीर का अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, विटामिन ए ना।
वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, क्या उसको डी बोलते हैं, विटामिन ना, विटामिन डी होता है ना। अब समझेंगे यहाँ पर। ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें से प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होता है। वसा के लिए किसे प्रयोग करेंगे, आप पढ़ाए हैं। मण्ड के लिए किसे प्रयोग करेंगे, आपको ये भी बताया हुआ है ना। आहारी रेशा वाला चीज़ क्या होती है, कोई बताएंगे। प्रोटीन कहाँ पर मिले, उनका भी नाम लिखना है। ये सब आपको करके आना है, समझ में आया ना। माइंड काम करना चाहिए अच्छी तरीक़ा से, बिल्कुल रोबोट के जैसा। अब बताना है इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। लगा लोगे ना, हाँ। कितना पढ़े हैं आप, दिमाग का आकलन हो रहा है आपका। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर में पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, सही या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम एक ही प्रकार का भोजन खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ का लॉस होता है, समझ में आया ना। तो ये कैसे, ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं सही कैसे हो सकता है। केवल चावल खाने से हमारे शरीर में पोषण की आवश्यकता पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और भी साथ खाना पड़ेगा। ये सही बात है, गलत बात बताइए पहले। हाँ, संतुलित आहार खाकर हम अभाव जन रोगों से रोकथाम की जा सकती, सही बात है। संतुलित का मतलब भोजन में सब तरह का चीज़ मिलना चाहिए आपको, सभी चीज़ में प्रोटीन भी मिले, खनिज भी मिले, लवण भी मिले, वसा भी मिले। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार का खाद्य पदार्थ होना चाहिए, सही बात है। शरीर को सभी पोषक तत्व आप उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस खाना उचित नहीं है, समझ में आ गया पूरा। अब थोड़ा सा रिक्त स्थान है। अब विटामिन डी के अभाव से होने वाला रोग है रिकेट्स ना, रिकेट्स बोलते हैं ना। अब देखो, कमी से बेरी रोग, विटामिन बी ना, सी की कमी, विटामिन सी के अभाव में सक्रिय रोग हो जाता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव में क्या हो, बोलो तो रतौंधी हो जाता है। तो ये था कुछ सवाल, समझ में आ गया पूरे अच्छी तरह से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको भी बहुत ही अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा। और वीडियो में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को ज़रूर शेयर करें, और पेन और नोटबुक लेकर कहीं बैठिए और अच्छी तरीक़ा से जितने भी सारे प्रश्न आपको बताया जा रहा है उन्हें आप नोट जरूर कीजिए, क्योंकि आप नोट करेंगे तो यहाँ से ही आपके जितने भी सारे एग्जाम में सवाल बनेंगे इस चैप्टर से संबंधित, तो एक भी प्रश्न शायद आपसे बचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सभी प्रश्न का जवाब आप इजीली रूप से आसानी से दे सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।